दोस्तों, आज ही के दिन यानी 23 सितंबर 1965 का दिन, वो दिन से हम भूल नहीं सकते। कश्मीर कब जाने चले पाकिस्तान से छिन जाता लाहौर। आज ही के दिन हुआ था लॉन्च ऑपरेशन जिब्राल्टर, जिसने छेड़ी थी 1965 की जंग। दोस्तों, अगस्त 1947 में भारत का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना। कश्मीर पर पाकिस्तान की शुरू से नज़र थी और 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान की मदद से कबीलाई इलाकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। यहाँ के राजा हरि सिंह ने जम्मू का कश्मीर का भारत में विलय कर दिया और भारतीय सेनाओं ने कबीलाई को खदेड़ दिया। उस वक्त कश्मीर पर कब्जे की पाकिस्तान की हसरत अधूरी रह गई थी। आते आते 1960 के दशक में पाकिस्तान की आस फिर से जग जाती है। इसकी दो बड़ी वजह है। पहली, 1962 में चीन के साथ युद्ध की वजह से भारतीय सेना पस्त हो चुकी थी और दूसरी 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन की वजह से भारतीय राजनीति में एक वैक्यूम पैदा हो गया था। इसका फायदा उठाने के लिए पाकिस्तान ने प्लान ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। यह अगस्त 1965 यानी आज से 58 साल पहले लॉन्च हुआ। स्पेन के पास जिब्राल्टर नाम का एक छोटा सा देश द्वीप है और 8वीं सदी में अरब देशों की सेना यूरोप जीतने के लिए पश्चिम की ओर चली थी। उनका पहला पड़ाव यही जिब्राल्टर द्वीप था। यहीं से आगे बढ़ते हुए अरबी सेना ने पूरे स्पेन पर जीत दर्ज की थी और पाकिस्तान को लगता है कि एक बार उसने भारत के जिब्राल्टर यानी कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो पूरे स्पेन यानी भारत पर उसका कब्जा हो जाएगा। पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर की प्लानिंग और मकसद किस प्रकार से थे? 1950 के दशक में कश्मीर के कब्जे के लिए पाकिस्तान आर्मी के दिमाग में एक आइडिया आया और बेसिक प्लान ये था कि घुसपैठ करके हमला। ऑपरेशन जिब्राल्टर अयूब खां के दिमाग की उपज थी। उसने ही जनरल मलिक को आदेश दिया था कि इस बारे में सेनाध्यक्ष जनरल मूसा को भी ज़्यादा जानकारी नहीं दी जाए। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान की मिलिट्री एक तरफ 44 लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी तो दूसरी तरफ इन लोगों को घुसपैठ कराने के लिए खुफिया जानकारी जुटा रही थी। इसी दौरान 1963 में श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में कुछ पवित्र अवशेष गायब हो जाते हैं और जिससे वहाँ पे अशांति फैल जाती है। मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान के कुछ लोगों की घुसपैठ कराने में कामयाब हो जाता है। ऑपरेशन जिब्राल्टर में शामिल लोगों को दो काम दिए गए। पहला, कश्मीरी मुसलमानों को भारत के खिलाफ भड़काना और दूसरा, भारतीय सेना की महत्वपूर्ण चौकियों और पोस्टों को नष्ट करना। ऑपरेशन जिब्राल्टर के लड़ाकों को 6 समूहों में बांटा गया था। उन्हें मुस्लिम योद्धाओं के कोड नेम दिए गए थे, जैसे तारिक, कासिम, खालिद, सलाउद्दीन, गजनी, बाबर। सभी समूहों को पाकिस्तान की एलिट स्पेशल सर्विस ग्रुप का एक ऑफिसर दिया गया था। कुछ एक्सपर्ट की माने तो पाकिस्तान से घुसपैठ करने वाले सैनिकों की संख्या लगभग उस समय 5000 थी। वहीं कुछ एक्सपर्ट की माने तो ये 30 से 40 हजार भी हो सकती है। असली संख्या का पता आज दिनांक तक नहीं लग पाया है। 5 अगस्त 1965 को जिब्राल्टर फोर्स ने घुसपैठ की थी। उस रात जम्मू के गलूटी इलाके में एक भारतीय गश्ती दल पर 70 जिब्राल्टर सैनिकों ने हमला किया था। गुलबर्ग के पास पीर पंजाल में भी भिड़ंत हुई थी। खालिद फोर्स ने 4 कमायू रेजिमेंट के बेस पर हमला किया तो सलाउद्दीन फोर्स श्रीनगर में दाखिल हो गई थी। 5 अगस्त 1965 को गुलबर्ग के पास मोहम्मद दीन ने अपने भेड़े चरा रहे थे। अचानक से उनके पास हरी सलवार कमीज पहने 2 जने भी आए और उन्होंने 400 रुपये देकर पूछा कि वे इस इलाके में भारतीय सेना की कोई चौकी है। उसी समय जम्मू के मेडर इलाके में स्थानीय वजीर मोहम्मद से भी यही सवाल पूछा था। दोनों ने इसकी जानकारी भारतीय सेना को दे दी और भारतीय सेना की पश्चिम कमान के प्रमुख जनरल हरबख्श सिंह ने माना कि कागज पर ऑपरेशन जिब्राल्टर जबरदस्त योजना थी, लेकिन इसको लागू करने में पाकिस्तान ने कई गलतियां कर दी थी। ऑपरेशन में भेजे गए सैनिक सर्दी में मर गए थे और कुछ सैनिकों के पास लड़ाई का कोई मोटिवेशन भी नहीं बचा था। घुसपैठ करके आए कमांडर्स को कश्मीरी तक बोलना नहीं आता था। उन्हें कश्मीर में चलने वाले वजन के पैमानों की जानकारी नहीं थी और वो दुकान पर कुछ खरीदने की कोशिश करते तो फौरन पहचान लिए जाते थे। लोकल कश्मीरी भी उनके खिलाफ थे क्योंकि इस ऑपरेशन का बुरा असर उनकी जिंदगी पर पड़ने वाला था। 8 अगस्त
को आकाशवाणी ने जिब्राल्टर फोर्स के पकड़े गए 4 अफसरों का इंटरव्यू प्रसारित किया, जिसमें उन्होंने अपना पूरा जिब्राल्टर प्लान बताया था। एक ऐसा ऑपरेशन जिसे पाकिस्तान के टॉप अधिकारियों से भी छुपा कर रखा गया था, वो रेडियो पर चल रहा था। पाकिस्तान को लगा कि उसका ये प्लान फेल होने वाला है। उसने तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी और यहीं से भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई की शुरुआत हो जाती है। 1 सितंबर 1965 को शाम के 4 बजे का वक्त था। दिल्ली के साउथ ब्लॉक के कमरा नंबर 108 में बड़ी हलचल थी। तब के रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान यहीं रहते थे। वे अपने ऑफिस में काम कर रहे थे। तभी सेना प्रमुख चौधरी और एयरफोर्स चीफ अर्जन सिंह दाखिल होते हैं। वहाँ पे पहले से डिफेंस सेक्रेटरी मौजूद थे। ये लोग कहने लगे कि युद्ध शुरू हो चुका है। अभी रिपोर्ट आई है कि 6 सेक्टर में पाकिस्तान की आर्मी भारत की ओर बढ़ रही है। उन्होंने चौहान से कहा कि हमें जवाब देना होगा, देर की तो रात हो जाएगी और हमारी सेना रात में लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सेना जम्मू में है और उसे बॉर्डर तक ले जाने में वक्त लगेगा। अर्जन सिंह बोले, एयर ऑपरेशन। चौहान ने पूछा कि आपको एयर ऑपरेशन पे कॉन्फिडेंस है? अर्जन सिंह बोले, एयरफोर्स इसलिए है, आप ऑर्डर दे तो हम तैयार हैं। चौहान बोले, कितनी देर लगेगी? अर्जन सिंह बताते हैं कि 5 मिनट में आदेश चाहिए। इसके बाद चौहान प्रधानमंत्री शास्त्री से मिलने पहुंचते हैं, लेकिन ये उस वक्त पार्लियामेंट में थी। वो फौरन लौटे और अर्जन सिंह से बोले, मैं एयरपोर्ट को सब सेक्टर में टेक करने का आदेश देता हूँ। रक्षा सचिव PBR राव ने मौके का आदेश को रिकॉर्ड किया और समय था 4:45। ठीक 1 घंटे बाद 5:45 पर पठानकोट एयरबेस से भारत के 6 व्यापार विमानों ने उड़ान भरी और यहीं से भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की लड़ाई की औपचारिक रूप से शुरुआत हो जाती है। 1 सितंबर 1965 की रात प्रधानमंत्री के कार्यालय 10 जनपथ में उस वक्त के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने दफ्तर के कमरे में तेजी से चलते हुए कुछ सोच रहे थे। शास्त्री के उस वक्त के सचिव रहे CP श्रीवास्तव अपनी पुस्तक में, जिसका नाम है लाइफ ऑफ ट्रूथ इन पॉलिटिक्स, में लिखते हैं कि शास्त्री इस तरह से तेज चलते हुए तभी बुदबुदाते थे जब उन्हें कोई बड़ा फैसला लेना होता था। उन्होंने उस वक्त बुदबुदाते हुए कहा, अब तो कुछ करना ही होगा। 2 और 3 सितंबर को प्रधानमंत्री शास्त्री ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाते हैं और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश को अमली जामा पहनाया जाता है। यानी अखनूर में पाकिस्तान के हमले के प्रेशर को कम करने के लिए भारत ने एक नया मोर्चा खोलने का फैसला कर दिया। पहले तय हुआ कि हमला 7 सितंबर को सुबह 4 बजे किया जाएगा, लेकिन पश्चिमी क्षेत्र के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने 24 घंटे पहले यानी 6 सितंबर को आगे बढ़ने का फैसला किया और इसे पूरे ऑपरेशन को कोड वर्ड था बेंगल। पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी थी। हरबख्श सिंह शिमला में पहले से तय कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम खत्म होते ही हेलीकॉप्टर से बॉर्डर पर पहुंचते हैं। सबसे पहले उन्होंने अमृतसर में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया और इसके बाद तय वक्त पर भारत की सेना 4 जगहों से पाकिस्तान में घुस गई और कुछ ही घंटों में डोगराई के उत्तर में बसीन दोकाइच और वाहीग्रान पर कब्जा कर लिया। डोगराई जो था वो लाहौर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर पड़ता था और पाकिस्तान के लिए डोगराई सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। वजह थी यहाँ पे ग्रांड ट्रक रोड जो दिल्ली अमृतसर से होते हुए लाहौर तक जाती थी। डोगराई में ग्रांड ट्रक रोड के बीच इचोगिल नहर है और पाकिस्तान की सेना ने 1950 में इसे बनाया था ताकि इधर से लाहौर जाने वाले रास्ते ब्लॉक किए जा सके। उस वक्त पाकिस्तान में अपनी 2 कंपनियां डोगराई में तैनात कर रखी थी। 13 नंबर मील के पत्थर पर 2 और कंपनियां मौजूद थी। नहर के मुहाने पर 1 कदम पर 8 मशीन गन तैनात थी। भारत के 550 जवानों के सामने पाकिस्तान की फौज की संख्या माने तो लगभग दोगुनी थी। 22 सितंबर की सुबह 5:30 बजे भारत ने डोगराई पर कब्जा किया और अगले 1 दिन तक भारतीय सेना ने डोगराई पर से लाहौर पर गोली बरसाती रही और 23 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बीच में आता है और इसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर की घोषणा होती है और युद्ध खत्म हो जाता है। तो ये था आज की पूरी कहानी जो 23 सितंबर 1965 को घटी थी।